बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की इस वीडियो में हमें कंसोलिडेशन के टॉपिक से पर्टेनिंग FAR 2 के एक आईकेप के पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे सामने ऑटम 2015 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 मार्क की वेटेज है सवाल की। ऑटम 2015 क्वेश्चन नंबर 6, 15 मार्क की वेटेज है सवाल की। सवाल को रीड करने से पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ। कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स and non-controlling interest as they would appear in the GL consolidated statement of financial position as at 30 जून 2015। तो हमसे सवाल की रिक्वायरमेंट में गुडविल, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स यानी कि ग्रुप रिजर्व्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नंबर्स मांगे गए। तो जो हमारा रूटीन सवाल होता है कंसोलिडेशन का, जिसमें जनरली हमसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, वो चीज हमसे नहीं मांगी गई भाई। हमसे गुडविल, ग्रुप रिजर्व्स और एनसीए का नंबर मांगा गया है। 30 जून 2015 हमारा ईयर एंड है। अब सवाल की इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं तो कहता है On 1st July 2014, Galaxy Limited acquired controlling interest in Beta Limited. The following information has been extracted from the financial statement of GL and BL for the year ended 30 जून 2015। कहता है 1 जुलाई 2014 पे एक कंपनी गैलेक्सी लिमिटेड ने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर किया बीटा लिमिटेड में, और ईयर एंड है हमारे पास 30 जून 2015, यानी कि साल के पहले दिन हमने पेरेंट कंपनी ने ये सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया है। हमारे पास जीएल और बीएल का शेयर कैपिटल है, हर शेयर की पार वैल्यू 100 रुपए। रिटेन अर्निंग 1 जुलाई 2014 पे अवेलेबल है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 पे अवेलेबल है। और शेयर होल्डर इक्विटी स्लैश नेट एसेट्स हमारे पास 1 जुलाई 2014 पे ये सारे, सॉरी, शेयर कैपिटल, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो हमारे पास 30 जून 15 पे नेट एसेट्स या शेयर होल्डर इक्विटी का नंबर अवेलेबल है। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट इन बीएल 3 लाख शेयर्स। अब अगर आप बीएल की इंफॉर्मेशन देखें, 50 मिलियन शेयर्स हैं, सॉरी 50 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल है, और हर शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 करूं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 5 लाख। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 5 लाख, और 5 लाख में से 3 लाख शेयर्स हमारे पास है, यानी कि 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 60% शेयर होल्डिंग हमने इस सब्सिडी में एक्वायर की है। और 60% शेयर होल्डिंग एक्वायर करने के लिए जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी है, 50 मिलियन। फिर इंटर कंपनी सेल्स एट इनवॉइस वैल्यू, जीएल की 25 और बीएल की 30, यानी कि जीएल ने बीएल को 25 की सेल्स की है, बीएल ने जीएल को 30 की सेल्स की है। इंटर कंपनी परचेजेस रिमेन अनसोल्ड एट ईयर एंड 9 एंड 5, यानी कि जीएल ने बीएल से जो गुड्स परचेज किए उसमें से 9 मिलियन के गुड्स अनसोल्ड है, और बीएल ने जीएल से जो गुड्स परचेज किए इसमें 5 मिलियन के गुड्स अनसोल्ड है। इंटर कंपनी करंट अकाउंट बैलेंसेस 7 का रिसीवेबल, 4 का पेबल। जीएल की बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है 7 रुपए का, और बीएल की बुक्स में 4 रुपए का पेबल आ रहा है। फिर हमारे पास अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में कहता है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ बीएल नेट एसेट वाज इक्वल टू देयर बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग: fair value of land exceeded its carrying value by rupees 20 million. The value of the plant was impaired by 10 million. The impairment was recorded by BL on 2nd July 2014. And BL measures its property, plant and equipment using the cost model. कहता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे बीएल के, बीटा लिमिटेड के नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू बराबर है सिवाय इन तीन के। एक तो बीटा लिमिटेड के पास लैंड है जिसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 20 मिलियन ज्यादा है। सेकेंडली बीटा लिमिटेड के पास एक प्लांट है जो कि 10 मिलियन से इम्पेयर्ड है, और बीटा लिमिटेड ने इटसेल्फ 2 जुलाई 2014 पे यानी कि एक्विजिशन से एक दिन बाद ये इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लिया। और बीएल जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे मेजर करता है। देयर इज नो चेंज इन द शेयर कैपिटल सिंस 1 जुलाई 2014। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। इंटरकंपनी सेल्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 20% मार्कअप। The difference between the current account balance is due to goods dispatched by GL on 30 जून 2015 which were received by BL on 5 जुलाई 2015। सर हमारे पास जो ऊपर टेबल में इंफॉर्मेशन थी उसमें जीएल के पास रिसीवेबल था 7 मिलियन, बीएल के पास पेबल है 4 मिलियन। कह रहा है जो इंटरकंपनी बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है ना, ये किसी गुड्स के हवाले से है जो कि जीएल ने 30 जून 2015 पे डिस्पैच कर दी हैं, और बीएल ने ईयर एंड के बाद 5 जुलाई 2015 पे रिसीव किया। जीएल वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्विजिशन एट इट्स फेयर वैल्यू विच वाज 35 मिलियन। हमने एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, यानी कि फुल गुडविल मेथड का सवाल है। और एट 30 जून 2015 गुडविल ऑफ बीएल वाज इम्पेयर्ड बाय 10%, और साल के आखिर में सब्सिडरी बीटा लिमिटेड की गुडविल 10% से इम्पेयर हो गई है। एक अच्छा सवाल है जिसमें थोड़ी सी ट्रिकी है इस सवाल में। मैं चाहता हूं कि एक दफा इस सवाल को अच्छे से आप लोग रीड करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सर यहाँ देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। हमारे पास
ऑटम 15 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है, गैलेक्सी लिमिटेड के नाम से। पेरेंट कंपनी हमारे पास गैलेक्सी लिमिटेड है और सब्सिडी हमारे पास बीटा लिमिटेड है। तो बीटा लिमिटेड के हवाले से जो हमने वर्किंग्स करनी है उसके लिए मैं एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ पहले तो। जी सर, तो मैंने आपके सामने सब्सिडी से पर्टेनिंग एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया जिसमें हम चेंजेस इन नेट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, गुडविल कैलकुलेट कर रहे होंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का नंबर कैलकुलेट कर रहे होंगे और साथ साथ ग्रुप रिजर्व्स को प्लॉट करेंगे। तो सवाल की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और जो जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसे अकॉर्डिंगली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेरेंट और सब्सिडी का शेयर कैपिटल अवेलेबल है। सब्सिडी का शेयर कैपिटल है 50 मिलियन। तो 50 मिलियन का शेयर कैपिटल हमारे पास नेट एसेट्स की चेंजेस की वर्किंग में आ जाएगा एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग का नंबर अवेलेबल है, सब्सिडी का 18, पेरेंट का 40। तो पेरेंट की जो रिटेन अर्निंग्स है 40, उसे मैं ग्रुप रिजर्व्स में ले जाता हूँ। जीएल रिटेन अर्निंग ऑन 1 जुलाई 14, तो ये आ जाएगी 40 और सब्सिडी की 18। तो सब्सिडी की रिटेन अर्निंग्स हमारे पास नेट एसेट एट एक्विजिशन में आ जाएगी। फिर हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर है, पेरेंट का 20, सब्सिडी का 6। तो पेरेंट का जो प्रॉफिट है, जीएल का हमारे पास जो प्रॉफिट है 2015 का, वो कितना है 20। ये हमारा ग्रुप रिजर्व्स में चला जाएगा। और सब्सिडी का जो प्रॉफिट है दैट इज 6, ये हमारा चेंजेस इन नेट एसेट्स की वर्किंग में चला जाएगा। 18 प्लस 6 ये हो जाएगा हमारे पास रिटेन अर्निंग्स एट रिपोर्टिंग 24। फिर हमारे पास शेयर होल्डर नेट इक्विटी आ गई। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन बीएल है 3 लाख शेयर्स। देखिए 3 लाख शेयर्स हैं और सब्सिडी का टोटल शेयर कैपिटल है 50 मिलियन। 50 मिलियन शेयर और अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर है 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख। 5 लाख में से 3 लाख शेयर हमारे पास है यानी कि 60%। हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी सर? हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50 मिलियन। तो गुडविल की वर्किंग में हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 50 मिलियन। फिर आगे कहता है इंटरकंपनी सेल्स, इंटरकंपनी परचेजेस, इंटरकंपनी करंट अकाउंट बैलेंसेस। इसको हम देख लेंगे जब हम रिपोर्टिंग डेट की वर्किंग पर करेंगे। पहले हम एक्विजिशन डेट की सारी वर्किंग कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि एक्विजिशन डेट पे बीएल के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू बुक वैल्यू बराबर थी सिवाय इन तीन के। फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड एक्सीडेड इट्स कैरिंग वैल्यू बाय 20 मिलियन। लैंड की कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू, लैंड की फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 20 मिलियन ज्यादा है। तो हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पर्टेनिंग टू लैंड आ जाएगा 20 मिलियन एट एक्विजिशन, 20 मिलियन एट रिपोर्टिंग, क्योंकि एक्विजिशन डेट भी हम लैंड को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे यानी कि कैरिंग वैल्यू से 20 मिलियन ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 में कहा था कि बीएल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे मेजर करता है, यानी कि बीएल ने ईयर एंड पे इस लैंड को रीमेजर रीवैल्यू नहीं किया होगा। और सेकंड एडजस्टमेंट है द वैल्यू ऑफ द प्लांट वाज इंपेयर्ड बाय 10 मिलियन, द इंपेयरमेंट वाज रिकॉर्डेड बाय बीएल ऑन 2 जुलाई। यानी कि प्लांट से पर्टेनिंग की एक इंपेयरमेंट है जो कि एक्विजिशन डेट पे कितनी है 10 मिलियन। और सब्सिक्वेंटली सब्सिडी ने इस इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड कर लिया 2 जुलाई 2014 पे, हमारी एक्विजिशन के अगले ही दिन सब्सिडी ने इस इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि अब ये इम्पेयरमेंट सब्सिडी ने इस 24 की रिटेन अर्निंग्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिए, तो इस इम्पेयरमेंट के नंबर को मुझे रिपोर्टिंग डेट पे दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। इंटरकंपनी सेल्स जो है वो 20% मार्कअप पे हुई है। एनसीआई को हमने फेयर वैल्यू 35 पे रखना है। तो हमारे पास एनसीआई एट एक्विजिशन आ जाएगा 35 और गुडविल की वर्किंग में भी हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आ जाएगा 35। तो आई गेस के एक्विजिशन डेट के नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यूज करनी थी वो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। तो हमारे पास नेट एसेट एट एक्विजिशन आ जाएंगे। नेट एसेट एट एक्विजिशन आ रहे हैं 15 प्लस 50 प्लस 18 प्लस 20 माइनस 10। तो ये हो गया हमारे पास 78। गुडविल की वर्किंग देखें तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ये आ गया 85। इससे हम लेस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 78। और 78 के नेट एसेट माइनस करने के बाद मेरे पास गुडविल एट एक्विजिशन आ जाएगा 85 माइनस 78, तो ये आ गया 7। तो हमने सब्सिडी की नेट एसेट एट एक्विजिशन कैलकुलेट कर लिया, गुडविल एट एक्विजिशन कैलकुलेट कर ली, एनसीआई एट एक्विजिशन का नंबर हमारे पास अवेलेबल था।
अब हम सब्सिडरी के रिपोर्टिंग डेट के नंबर्स देखते हैं। इसके लिए हमें इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले इंटरकंपनी सेल्स का नंबर दिया है। सर ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के नंबर से मैं कैलकुलेट करने, कंसोलिडेटेड पीएनएल वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है, तो इंटरकंपनी सेल्स को मुझे कुछ नहीं करना। जो परचेजेस अनसोल्ड है, उस अनसोल्ड परचेजेस पे जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसे मुझे रिवर्स करना है। अब जीएल की बैलेंस शीट में 9 मिलियन की इन्वेंट्री है। जीएल की बैलेंस शीट में अगर 9 मिलियन की इन्वेंट्री है तो इसने बीएल से परचेज किया होगा। इस केस में हमें करना क्या होगा, मैं एक वर्किंग रेफरेंस देता हूं। वर्किंग 5 इंटरकंपनी सेल्स। सर सबसे पहले इंटरकंपनी सेल्स ये है कि बीएल ने जीएल को सेल करा है, सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल करा है। सब्सिडरी ने जो पेरेंट को सेल करा है, पेरेंट के पास 9 मिलियन की इन्वेंट्री रह गई है। तो इस 9 मिलियन की इन्वेंट्री पे जो अनरियलाइज गेन है वो हमें सब्सिडरी की बुक से रिवर्स करना है, और जो इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है वो हमें पेरेंट की बुक्स में रिवर्स करनी है। और इन्होंने बताया था मार्कअप जो है वो 20% है। तो हमारे पास एंट्री क्या बन रही होगी, सर बीएल की रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो रही होगी और जीएल की इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही होगी। जिस कंपनी के पास अनरियलाइज प्रॉफिट है उसका मैं प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स कम करूंगा, जिस कंपनी के पास इन्वेंट्री है उसे मैं इन्वेंट्री कम करूंगा। तो 9 मिलियन की इन्वेंट्री और 20% मार्केट है तो 20 डिवाइडेड बाय 120, ये आ जाएगा 9 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120। तो ये आ गया हमारे पास 1.5। तो 1.5 से मैंने सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स को कम करना है। तो मैं सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स में अनरियलाइज गेन वर्किंग 5 1.5 से इसे रिड्यूस कर देता हूँ। फिर आगे कहता है इंटरकंपनी परचेजेस रिमेन अनसोल्ड एट ईयर एंड 5 मिलियन इन बीएल बैलेंस शीट। अब बीएल की बैलेंस शीट में अनसोल्ड इन्वेंट्री 5 मिलियन की है, जो कि जीएल ने बीएल को सेल की होगी। कितना, 5 मिलियन। तो अगर हम जीएल टू बीएल देखें, इस केस में हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी, सर इस केस में एडजस्टमेंट ये होगी कि हमें जीएल की रिटेन अर्निंग्स डेबिट करनी है और बीएल की इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है। 5 मिलियन की इन्वेंट्री अनसोल्ड है, इस पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने के लिए 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, 0.83। अब इससे हमें जीएल की रिटेन अर्निंग्स को कम करना है। तो मैं ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग में अनरियलाइज प्रॉफिट वर्किंग 5 0.83 माइनस कर देता हूँ। इसके बाद इंटरकंपनी करंट अकाउंट बैलेंस है, इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन है, उसको हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हम देख चुके हैं, पॉइंट नंबर 2 हम देख चुके हैं, पॉइंट नंबर 3, इंटरकंपनी सेल्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 20%। द डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट बैलेंस, कितना डिफरेंस है सर, जीएल की बुक्स में 7 मिलियन का रिसीवल है, बीएल की बुक्स में 4 मिलियन का पेबल है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 3 मिलियन का। अब आगे कहता है द डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट बैलेंस इज ड्यू टू गुड्स डिस्पैच बाय जीएल ऑन 30 जून 2015 which were received by BL on 5 जुलाई 2015। कहता है कि 3 मिलियन के गुड्स ईयर एंड के दिन पेरेंट ने सब्सिडी को डिस्पैच किए, तो पेरेंट ने अपने पास रिसीवर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट कर दिया होगा। सब्सिडी को वो गुड्स ईयर एंड के बाद मिले, तो सब्सिडी ने ना वो परचेजेस रिकॉर्ड किए ना वो पेबल रिकॉर्ड किया है। इससे हमें एडजस्ट करना है। तो ये बेसिकली आपके पास गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम जीएल टू बीएल। देखिए इसे हम एडजस्ट किस तरह से करेंगे, सर हम इसे एडजस्ट इस तरह से करेंगे कि जीएल के पास रिसीवल 3 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्डेड है, तो हमारा जो जीएल का रिसीवल है ये क्रेडिट हो जाएगा। जीएल के पास जो रिसीवल आ रहा है, रिसीवल फ्रॉम बीएल, ये 3 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा। फिर हमारे पास इन्वेंट्री इन ट्रांजिट रिकॉर्ड हो जाएगा, और इस इन्वेंट्री इन ट्रांजिट पे जीएल ने जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि अभी अनरियलाइज है क्योंकि इन्वेंट्री ग्रुप से बाहर ही नहीं निकली, इतनी अमाउंट से हमें जीएल की रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करना है। तो वो कितना अमाउंट होगा, 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120। तो ये आ गया हमारे पास 0.5, यानी कि इन्वेंट्री की कॉस्ट है 2.5। तो 2.5 से मैंने इन्वेंट्री इन ट्रांजिट डेबिट कर दिया, 0.5 का अनरियलाइज गेन रिवर्स कर दिया, और जीएल का रिसीवल 3 मिलियन से कम कर दिया। तो जीएल की हमें रिटेन अर्निंग कम करनी है, तो मैं
एक और अनरियलाइज प्रॉफिट या अनरियलाइज गेन वर्किंग 5 0.5। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में एनसीआई के बारे में बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में कहता है कि गुडविल 10% से इम्पेयर है। तो हमने जो गुडविल कैलकुलेट की है इसके अगेंस्ट हम 10% का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर 7 मिलियन की गुडविल के अगेंस्ट आप 10% का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो ये आएगा 0.7, यानी कि आपके पास गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट एट ईयर एंड डेट आ जाएगी 7 माइनस 0.7, तो ये आ गया हमारे पास 6.3। क्योंकि फुल गुडविल मेथड का सवाल है तो इम्पेयरमेंट को अलोकेट करेंगे पेरेंट और एनसीआई को। तो पेरेंट एनसीआई को इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल 0.7 मल्टीप्लाई बाय 40%। 40% क्यों? क्योंकि हमारे पास पेरेंट की जो सब्सिडी की जो शेड्यूलिंग है वो 60% है। तो 0.7 का 40% ये आ जाएगा 0.28, और बाकी जो 60% इम्पेयरमेंट है वो ग्रुप रिजर्व में चला जाएगा। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60%, 0.7 इंटू 60%, ये आ गया हमारे पास 0.42। अब हमें सब्सिडी के बस नेट इंक्रीज इन एसेट्स कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास नेट एसेट रिपोर्टिंग आ जाएगा 50 प्लस 24 प्लस 20 माइनस 1.5। तो नेट एसेट रिपोर्टिंग आ गया हमारे पास 50 प्लस 24 प्लस 20 माइनस 1.5, 92.5। सब्सिडी 78 के नेट एसेट से ग्रो करके 92.5 हो गए, तो सब्सिडी के नेट एसेट्स में इंक्रीज आया है 14.5 का। इस 14.5 के नेट एसेट्स को मैं दो हिस्सों में तोड़ दूंगा, 60% अलग 40% अलग। तो 60% हिस्सा आएगा 8.7 और 40% हिस्सा आएगा 5.8। जो 5.8 है वो हम एनसीए में ले जाएंगे, पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम बीएल 5.8। तो हमारे पास एनसीए का रिपोर्टिंग डेट में नंबर आ जाएगा 35 माइनस 0.28 प्लस 5.8, तो ये आ गया हमारे पास 40.52। और 8.7 जो कि 60% शेयर था ये हम ग्रुप रिजर्व में ले जाएंगे। तो पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम बीएल 8.7। अब हमें बस ग्रुप रिजर्व का टोटल करना है। 40 प्लस 20 माइनस 0.83 माइनस 0.5 माइनस 0.42 प्लस 8.7, तो ये आ गया हमारे पास 66.95। मैं सिर्फ रीचेक कर लेता हूँ अपनी कैलकुलेशन को। 40 प्लस 20 माइनस 0.83 माइनस 0.5 माइनस 0.42 प्लस 8.7, तो ये आ गया हमारे पास 66.95। तो हमारे पास सवाल की रिक्वायरमेंट में गुडविल मांगी गई थी, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई, तो ये सारे नंबर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। गुडविल हमारे पास है 6.3 रिपोर्टिंग डेट पे, एनसीआई हमारे पास है 40.52 और ग्रुप रिजर्व से हमारे पास 66.95। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं सारी चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के लेक्चर को यहीं तक रखता है। थैंक यू।